सो मिस्टर एक्स की अगर विल नहीं है, सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि नोबडी नोज कि उनके फैमिली के साथ अब आगे क्या होना, उनके एसेट्स कहाँ हैं, क्या हैं, किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी. What I mean, it becomes an absolute a chaotic situation. If there is a property that does not belong to anybody or to the wife, तब विल के ही तहत आप दे सकते हैं उसमें. प्रॉपर्टी जो है बच्चों के नाम पर ही होगी, बट इमीडिएटली नहीं होगी, क्योंकि बच्चे अगर माइनर हैं तो बच्चे cannot be the title holders of the property. They will have to wait. Somebody will have to keep the property in trust for the children. अगर बच्चे छोटे होते तो आप विल में ये भी डाल देते हैं कि बच्चे मिस्टर एक्स या वाई के केयर में जाएंगे और मिस्टर एक्स और वाई जो है उनको अपने बच्चों की तरह ही पालेंगे. सो इट इज लाइक अ मिनी अडॉप्शन अग्रीमेंट. प्रोडक्ट, एवरी कमर्शियल प्रोडक्ट, कोई भी चीज जिसमें आप नॉमिनेशन या बेनिफिशियरी डेजिग्नेशन कर सकते हैं, वो चीज बिल में आने की उसकी जरूरत नहीं है. प्राइवेसी इज अ बिग इशू, ऑलराइट, एंड नोबडी वांट्स कि सबको पता हो कि मेरे पास कितने पैसे पड़े, मेरे क्या एसेट्स हैं. ये आप अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताना चाहते, ठीक है. अक्सर लोग अपनी वाइफ्स या हस्बैंड्स को भी नहीं बताते, राइट. आई डू फैमिली लॉ, सो आई कैन टेल यू दैट कि पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉपर्टी रखी हुई है. What is the difference between making a will online or having a lawyer? और also lawyer में भी is it उसमें क्या do you have to notarize it, और अगर नहीं कराएं तो उसके क्या implications हैं? जी दोस्तों, वेलकम अगेन. आज की पॉडकास्ट में मेरे जो गेस्ट हैं खालिद अरशद साहब, ही इज़ अ लिटिगेशन लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, फैमिली लॉयर. और आज की पॉडकास्ट में हमने इनको बुलाया है टू टॉक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग अ विल, कि विल लिखना, अपनी विल बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी विल ना हो तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इन कनाडा. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसके बारे में हमको खालिद ना सिर्फ बताएंगे कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, बट इसको बनाने का तरीका क्या होता है और इसकी इंट्रिकेसीज़ और नुआंसेस क्या होते हैं, वो सारी बातें हम इस पॉडकास्ट में करेंगे. खालिद साहब जो हैं, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग विल और हेल्पिंग विद मेकिंग विल, जो है वो क्रिमिनल लॉ भी देखते हैं, फैमिली लॉ भी देखते हैं, और अदर किस्म की जो लिटिगेशंस हैं उसमें उन मैटर्स को भी डील करते हैं. सो अगर आपको इंटरेस्ट है इनकी सर्विसेज लेने का, इनसे हेल्प लेने का, तो मैं इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में छोड़ दूंगा. आप उस ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड दिस वे यू कैन रीच आउट टू हिम एंड सीक एनी हेल्प. हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आज की वीडियो आप एंड तक देखें और ये ज़रूर समझें कि विल बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको बनाने के क्या क्या तरीके हैं. अब वीडियो में जाने से पहले आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं. इससे होता ही है कि मैं मोटिवेट रहता हूं और इस चैनल पे जो कंटेंट डाल रहा हूं उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी बेहतर से बेहतर कर सकता हूं. दूसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल जो है वो कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, यहाँ सेटल कैसे हुआ जा सकता है और यहाँ लाइफस्टाइल जो है वो कैसा होता है. ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं. हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है मूविंग फ्रॉम साउथ एशिया टू मिडल ईस्ट टू कनाडा, कनाडा टू यूएसए. ये सारा एक्सपीरियंस और जितनी भी हमने लर्निंग की है सारी हम आपसे शेयर करते हैं इस चैनल पे. अब विदाउट फर्दर वेट लेट्स गेट रोलिंग इनटू द पॉडकास्ट एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम खालिद साहब हाउ वी कैन गो अबाउट मेकिंग अ विल एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. थैंक यू खालिद फॉर ज्वाइनिंग. सो फोक्स, आज जो हमारी पॉडकास्ट है उसमें वी हैव खालिद अरशद ज्वाइनिंग अस. खालिद अरशद जो हैं वो एक लॉयर हैं और एक्सपर्ट लॉयर हैं. I've connected with him before as well to seek some help, to seek guidance, and his guidance and expertise are amazing. और ये आपको आइडिया हो जाएगा when we'll go in the podcast and talk more with him. The reason आज हमने उनको बुलाया इस पॉडकास्ट में इसलिए क्योंकि मैं उनसे ये समझना चाहता हूँ कि कनाडा में विल कितनी इंपॉर्टेंट है और विल बनाने के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या जो है तरीक़ेकार हैं. ये एक ऐसी चीज़ है जो हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बल्कि फॉर दैट मैटर मैंने काफ़ी अरसे से इसके बारे में सोचा हुआ था, बट कभी इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी. लेकिन सिर्फ होता ही है कि जब आप कोई बुरी स्टोरी अपने इर्द गिर्द सुनते हैं कि किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ, तो आपको ख्याल आता है कि यार मुझे भी विल बना लेनी चाहिए. और फिर सवाल आता है, अच्छा विल बना लेनी चाहिए तो विल बनाते कैसे हैं, उसके इंट्रिकेसीज़ क्या हैं, नुआंसेस क्या हैं. इसका कोई आइडिया मुझे नहीं है, तो इसलिए हमने खालिद को बुलाया और खालिद साहब जो हैं वो हमसे शेयर करेंगे कि हाउ वी कैन गो अबाउट मेकिंग अ विल and why is will important. But Khalid, before we go into all this, how about you introduce yourself to the folks who are listening? Well, thank you very much, Barroz. I mean, you really flattered me with that amazing introduction. But yeah, just for the purposes of all the people who are listening, मेरा नाम खालिद अरशद है and मैं ओंटारियो में टोरंटो में प्रैक्टिस करता हूँ. I'm a commercial litigator slash a corporate lawyer. I practically do everything that is there to do under the law, under the sun in respect of law is concerned.
बट विल्स एंड estates इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ माइन, जो मैं estates लॉ में करता हूँ, और उसके साथ साथ मेरा criminal defense and family law is also part of what I do. So I've been a lawyer for a lot of years, as you can see from my receding hairline. But that's what I try to do. All that experience and expertise that I can bring out, and help my clients, and of course, help their families as well. गॉट इट। थैंक यू खालिद। अच्छा खालिद, लेट्स स्टार्ट विद कि विल अगर किसी की ना बनी हो और उसका दे पास अवे, लेट्स टेक मी एज एन एग्जांपल, सो आई डोंट हैव अ विल, आई पास अवे, व्हाट हैपेंस? So, Beros, I mean, I will not take you as an example. I always do this, whatever I'm doing, I take Mr. X, right? So, Mr. X की अगर will नहीं है, so सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि nobody knows कि उनके फैमिली के साथ अब आगे क्या होना, उनके एसेट्स कहाँ हैं, क्या हैं, किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, what I mean, it becomes an absolute a chaotic situation. विल से एक एडवांटेज ये होता है सबसे बड़ा कि आप अपनी जो विशेज़ हैं वो आप इन एनी केस पहले एडवाइस कर देते हैं लोगों को कि मैं क्या चाहता हूँ, किस तरीके से क्या चाहता हूँ, मेरे प्रॉपर्टी के साथ क्या डेवोल्यूशन हो, हु शुड गेट व्हाट। इन द एब्सेंस ऑफ अ विल, still everything happens, right? But not according to the wishes of the person who has passed away. एंड ऑल्सो there's a lot of running around कि विल कहाँ है, विल है कि नहीं है, इनके इंश्योरेंस कहाँ थी, इनकी वकील कौन थे, इनके बच्चों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन्होंने कहाँ का इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। दैट बिकम्स एन एब्सोल्यूट ट्रेजर ट्रोव एक्सरसाइज, राइट? सो इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक फॉर पीपल। सो विल क्या करती है, दो चीज़ें करती है। एक, इट लिस्ट्स ऑल योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज so that in one place everybody knows कि इनके पास क्या क्या चीज़ें थी। And at the second, at second stage, what it does is that it tells people how those things need to go to whom you wanted it to go in the manner you wanted it to go. So अगर will नहीं है तो it is chaotic. If you have a will, it is a lot more simplistic. करेक्ट। अच्छा, अब ये बताएं, अगर लाइक मिस्टर एक्स की जो है वो स्पाउस भी हैं, और तो तब अगर मिस्टर एक्स की जो है वो डिमाइज होती है, तब ऑटोमेटिकली सब स्पाउस को नहीं मिल जाएगा, सो उसके लिए तो विल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं, इट्स नॉट ऑटोमेटिक एक्चुअली, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि विल उन चीज़ों की होती है जो मेरी प्रॉपर्टी अपनी है और वो मैं किसी और को चाहता हूँ मिल जाए। जहाँ पे स्पाउस और बोथ स्पाउसेस आर ऑलरेडी ओनिंग प्रॉपर्टी जॉइंटली, तब ऑफ कोर्स यू आर राइट, एक आदमी के डिमाइस होने से, औरत के डिमाइस होने से प्रॉपर्टी दूसरे को चली जाती है। ओनली इफ यू आर जॉइंट टेनेंट्स, नाउ दैट इज अ इट्स अ लीगल कॉन्सेप्ट कि जॉइंट टेनेंट क्या होता है, टेनेंट्स इन कॉमन क्या होता है। तो सिमिलरली, इफ देयर आर टू को ओनर्स, one co-owner dies, the property automatically goes to the other co-owner, full and final. बट अगर दोनों ने, जैसे दो दोस्त खरीदते हैं प्रॉपर्टी 50-50% के शेयर में, but they're not co-owners, then upon the death of one friend, the other friend does not assume the entire 100%. उनका शेयर 50 रहेगा if they are tenants in common. Similarly, in spousal situation, if there are people who are joint owners, then of course you're right, a will may not be required for a property where you're both together. But if you're not together on a property, then spouse को मिलना जो है वो कोर्ट के थ्रू ही मिलेगा, which is through a will. If you've got an asset where the spouse is not a joint owner, then the spouse will not automatically get it unless you will it to the spouse. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और क्विक कॉल आउट। अगर आप मेरी तरह ग्लोबली पैसे भेजते हैं, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, बिटवीन कनाडा एंड यूएस, तब ये ऐप जो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा इस वीडियो की, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऐप को यूज़ करने से आपको ना सिर्फ बेस्ट रेट्स मिलेंगे, बल्कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो बहुत इंस्टेंटली हो जाएगा। मैं इस ऐप को यूज़ करता हूँ टू सेंड मनी अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। आप भी यूज़ करें और इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाएं। अगर आप ये लिंक यूज़ करेंगे, जो कि लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा, तब आपको इस लिंक को यूज़ करने से $10 से $20 का क्रेडिट भी मिलेगा। तो जल्दी से अपना अकाउंट खोलें और फ्यूचर ट्रांसफ़र के लिए इस ऐप को यूज़ करें। थैंक यू। तो इवन अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक ही घर में रह रहे हों और घर जो है वो हस्बैंड के नाम पर है, बट दे आर लिविंग देयर फॉर लाइक से नंबर ऑफ ईयर्स, और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ को ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इवन दो शी हैज बीन लिविंग इन दैट प्रॉपर्टी फॉर वेरी लॉन्ग She टाइम। may be living in that property and she may have possession rights. She may be a spouse, right? She will inherit it from the husband, right? But not, not automatically. If there is a property that does not belong to anybody or to the wife,
तब विल के ही तहत आप दे सकते हैं उसको। अगर इनहेरिटेंस होता है, जैसे बच्चा है, बच्चे को ऑटोमेटिकली मिल जाती है बाप की प्रॉपर्टी, right? Similarly, if the wife is an heir of the husband or the husband is an legal heir of the wife, then there are certain devolutions that also happen. वो कई बार चीजें, you have to also see which law you are looking into, which city you are, कि और किस तरह की प्रॉपर्टी है। सो अक्सर ये भी होता है, and this is what a lot of people don't know here, and I tell people कि you know X and Y, husband and wife, husband is only on title, husband dies, right? और वाइफ ने कुछ नहीं किया, शी इज डन एब्सोल्युटली नथिंग। After 3 years, actually, I'm talking about Toronto, Ontario, right? After 3 years, the property automatically vests into the wife or any other legal heirs. They don't have to do anything. तो अगर आप बिल भी ना बनाए, कोर्ट भी ना जाए, रियल एस्टेट का ट्रांजैक्शन भी ना करें, 3 साल सब चुपचाप बैठे रहें, refinance होना है, वो सारी चीज़ें बात की बात होती है, those other things. But after 3 years, by virtue of an act in Ontario, property can automatically pass on to the legal heirs. अब वो लीगल एयर्स कौन है, वो एक अलग सवाल बन जाता है। क्या वाइफ आपकी लीगल एयर है? बच्चे तो खैर है ही हैं। क्या एक्स वाइफ है, क्या फ्यूचर वाइफ है, या हस्बैंड है? these are many things, right? So but yeah, to answer your question, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में रह रहे हैं और जो टाइटल पे नहीं है उसको ऑटोमेटिक राइट नहीं होता है सर्वाइवरशिप का। दे डोंट गेट इट ऑटोमेटिकली। वेरी क्लियर। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो किसी एक ऐसे एक्सीडेंट में एक साथ जो है वो उनकी डिमाइज हो जाती है, तब उस प्रॉपर्टी की क्या सिचुएशन होती है और बच्चों का क्या होता है अगर विल ना बनाई हो? देखिए, अगर विल नहीं बनी हुई है तो बच्चे तो इन एनी केस हैं, राइट? सो एटलीस्ट whosoever is a person जिसको इनके डिमाइस के बारे में जानकारी है, they will of course take care of the children, but we're talking about the property for the moment. प्रॉपर्टी जो है बच्चों के नाम पर ही होगी, बट इमीडिएटली नहीं होगी, क्योंकि बच्चे अगर माइनर हैं तो बच्चे cannot be the title holders of the property. They will have to wait. Somebody will have to keep the property in trust for the children so that it could be transferred to the children once they are of age. And who Right? is this somebody? It could be anybody. It could be anybody under the sun. But usually लोग चाहते हैं कि उनके रिश्तेदार हों, भाई बहन, it could be anybody. It could be a friend you trust. कई बार जैसे टोरंटो है, लोगों के पास फैमिलीज नहीं होती हैं, कोई नहीं होता आसपास, so they trust their friends to be a person who could be the executor or the trustee to take care of the property till the time the children grow old and the property could be given to them. बट मैं इस सिचुएशन में पूछ रहा हूँ कि मैं विल बनाना नहीं बनाई मैंने, बिकॉज आई डेंट टेक इट सीरियसली, और मिस्टर एक्स ने नहीं बनाई, ही डेंट टेक इट सीरियसली, एंड मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स जो हैं बोथ ऑफ देम पास अवे, दे डोंट हैव अ विल, दे डिडंट चूज एनीवन दैट समबडी टू बी द एग्जीक्यूटर। अब क्या होगा? अब द फैमिली हैज 2 kids लेट्स से, एंड दे हैव सम प्रॉपर्टीज एंड सम इन्वेस्टमेंट्स। इस सिचुएशन में जहां विल एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज आई वांट टू एस्टैब्लिश द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ विल, तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर ये विल एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों की डेथ हो जाती है, बच्चे हैं, एसेट्स हैं, तो what would be the proceeding? And I just want to understand how bad it is, because if it's really bad, then I want to tell the listeners that it becomes very important that you write down a will, because you don't know when life can happen, और इसके repercussions बहुत बुरे हो सकते हैं. So I want to understand the repercussions. See, first off, let me say this, that making a will is not mandatory, compulsory नहीं है, ऑप्शनल है, करना है करें, नहीं करना नहीं करें। बट विल बनाने से, एज यू सेड, बहुत आसानियां हो जाती हैं। Like I also said that it streamlines many things. It identifies the property, identifies the people. बट अगर फर्ज करिए कोई विल नहीं बनी है और आपके पास कोई रिश्तेदार, कोई एलो आयाल आसपास नहीं है, देन somebody who's, the concept is called next of kin. नेक्स्ट ऑफ किन एटलीस्ट कोई तो होगा जो किसी के लिए खड़ा होगा। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, या अगर कोई रिश्तेदार लेट्स अज्यूम नहीं है, लेट्स टेक अ टेस्ट केयर ऑफ एक्स एंड वाई, दे डोंट हैव एनी रिश्तेदार, कोई ना भाई है, ना माँ बाप है, ना कोई रिश्तेदार हैं, और प्रॉपर्टीज हैं, and something happens like that, then what happens is that there is another office called as the office of the PGT, the Public Guardian and Trustee in Ontario. Similarly, there is also an office that takes care for children, the office of the children's lawyers. So ये institutions हैं जो that can also step in at times, provided they have information that such and such thing has happened and this property needs to be taken care of. But अगर will नहीं है और कोई रिश्तेदार नहीं है,
कहीं से कोई ना कोई हैज टू सॉर्ट ऑफ स्प्रिंग अप to take care of the property, become the trustee of the property, so that it could be taken care of for the children for the life to come. विल होने से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपने किसी एक शख्स को मुकर्रर कर लिया होता है. आप अगर विल बनाते हैं कि प्रॉपर्टी इनको या उनको जानी है, तो वहां पर आप किसी ना किसी को डेफिनेटली आइडेंटिफाई करते हैं. करना जरूरी है. विल नहीं होने का मतलब ना प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई, ना वो कंटिजेंसी आइडेंटिफाई हुई, ना वो शख्स आइडेंटिफाई हुआ. So basically, I don't have a ready answer to the extent of disaster that will happen if the situation that you've identified were to happen with X and Y. अच्छा, अब ये अज्यूम कर लें कि भाई एग्जिस्ट करता है, लेट्स से, ऑफ द पर्सन हु पास्ड अवे. ही द पर्सन पास्ड अवे, स्पाउस पास्ड अवे, किड्स आर देयर एंड दे हैव प्रॉपर्टी एंड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. तो भाई comes in or the sister comes in or whoever their close relative, तो वो क्या करेंगे? They'll just take the kids with them and property उनके नाम directly transfer हो जाएगी if there is no will. Again, if there is no will. So again, so let me tell you this. In Ontario, you are allowed to go to court to seek probate of the properties. Probate मतलब ये होती है कि साहब ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स और वाई की थी, अब इस प्रॉपर्टी को हमने इनके नाम करना है, बच्चों के नाम करना है, या भाई के नाम करना है, बहन के नाम करना है. So you may or may not have a will, but you can go to court for both, in both situations. So you could go to court to be appointed as what the term is called estate trustee. This is a technical term कि जो आपका estate है, जो the person who's going to take care of your property after demise of X and Y, that person is called the estate, but he's doing it as in his position as a trustee. So the concept is called as estate trustee. फर्ज करिए यहाँ पर अगर भाई है और विल नहीं है, तो भी वो भाई कोर्ट जा सकता है कि जनाब एक्स और वाई की डेथ हो गई है, मैं उनका भाई हूं, ये इनके बच्चे हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज है, प्लीज अपॉइंट मी एज अ स्टेट ट्रस्टी विदाउट अ विल. सो देयर आर टू वेरी डिस्टिंक्ट procedures: estate trustee with a will, estate trustee without a will. So like I said, will is not compulsory but highly recommended, because the tests for being appointed as a state trustee with a will are easier. एक बंदे को आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं, उसका नाम ऑलरेडी विल में लिखा हुआ है, उसके रिलेशन ऑलरेडी विल में लिखा हुआ है, और कोर्ट जो है आपके विल को या एक्स वाई की विल को जो है इमीडिएटली ऑथेंटिकेट कर देती है, और जो जो चीजें होती हैं वो उस आदमी के नाम कर देती है जो स्टेट ट्रस्टी होता है, हु कीप्स इट फॉर द पर्पसेस ऑफ गिविंग इट फर्दर टू द बेनिफिशियरीज. अगर सर्टिफिकेट विदाउट अ विल है, तो उस बंदे को पहले बताना पड़ेगा मैं कौन हूं, मेरा क्या रिश्ता है, विल मेरे पास कैसे आई, सॉरी विल नहीं है मेरे पास, मुझे इनके बारे में क्या क्या करना, सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दें. तो कोर्ट का सवाल होता है कि आप कौन हैं, नहीं हैं, अपने आप क्रेडेंशियल्स बताइए, अपना बोनाफाइड्स बताइए, तब हम आपको देंगे. सो अ सर्टेन लेवल ऑफ credibility gets added to the process if there is a will, right? Not as if कि अगर विल नहीं है तो काम नहीं होगा, काम तो भी हो जाएगा, but with a few more hiccups down the road. गॉट इट. और आपने कोई ऐसी सिचुएशन देखी है जहां इसमें ट्रबल हुई हो इन टर्म्स ऑफ लाइक 2-3 लोग खड़े हो गए हो जिन्होंने कहा हम ट्रस्टी बन सकते हैं, या आई अज्यूम इसी किस्म के चैलेंजेस होते होंगे कि देयर कुड बी मोर देन वन पर्सन हु बिकम्स ट्राइज टू बिकम एन एग्जीक्यूटर, या कोर्ट रिजेक्ट कर दे किसी की रिक्वेस्ट को फॉर एनी ग्राउंड्स. क्या ऐसा भी होते देखा है या नहीं? इफ इट्स क्लियर कट. As a matter of fact, very recently, around maybe a week back, I just got a case जहाँ पे there are two trustees in the property. दोनों जो है एक दूसरे के मुखालिफ हैं. एक ट्रस्टी कह रहा है मैं ट्रस्टी बनूंगा, दूसरा कहता है मैं नहीं बनूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव कंसेंट. सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज दैट in a will we always put at least 1, 2 or 3 people as substitutes. अगर मिस्टर एक्स ने वाई को सब बनाया है ट्रस्टी, अगर वो एग्जीक्यूटिव बनाए, ही passes away or he's got some urgencies or he's rendered invalid or he or she is traveling, then number 2 executor becomes a part. अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं ये और ये भाई और बहन दोनों बन के हमारे एग्जीक्यूटिव बनेंगे. पता चला उनकी डेथ के बाद भाई और बहन के बीच में इख्तलाफ आ गया और दोनों में लड़ाई होने लगी. सो द केस दैट आई एम नाउ गोइंग टू बी डूइंग, I am going to be filing an application in court for executor number 1, asking the court to remove executor number 2 to become an estate trustee. So problems बहुत होती है. Court also gives a very hard time to people if there is a problem with the will, or there's a problem in the relationship.
So while it is advantageous to add two people one after the other, right, it is disastrous to have two people to act jointly and severally, because you never know how things may pan out later on in the future. सही है. So जब हम ठीक है. बिल बनाते हैं, मैं लोगों से पूछता हूँ, डू यू हैव पीपल यू वांट टू नेम? अगर आप नेम करना चाहते हो तो प्लीज 1 2 3 में करें, 1+1 2+2 3+3 ना करें, मेक सेंस. बिकॉज फिर वो पंचायत हो जाती है. मेक सेंस, मेक सेंस. अच्छा, चल अब आ जाते हैं विल की तरफ. सो विल बनाने का क्या प्रोसेस है? सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपके पास आऊँ और मैं कहूँ कि मुझे खालिद साहब विल बनानी है, what is the process like? What are the things that I need to tell you, and what are the actions at your end? सी इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. व्हाट आई मीन, विल बनने के लिए क्या चाहिए? हमें क्लाइंट्स के विशेस जानने होते हैं, क्योंकि विल सिर्फ प्रॉपर्टी, बच्चों और बाकी चीज़ों के लिए नहीं है. इट्स अ लॉट मेनी अदर थिंग्स, दैट हाउ आई वांट माय बॉडी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. डू आई वांट टू डू एनी ऑर्गन डोनेशन? मेरे विल के एग्जीक्यूटर कौन बनेगा? मैं कुछ पैसे मेरे पास यहाँ पड़े, ये चैरिटी में कैसे दूंगा? ये सारी जानकारी मैं बरामद करता हूँ क्लाइंट से कि यू प्लीज टेल मी व्हाट ऑल यू हैव, हाउ, हु ऑल आर द पर्सन्स हु हैव इन योर फैमिली, एंड हाउ यू वांट टू डील विद इट. किसको आप क्या देना चाहते हैं? इट्स नॉट अ लीगल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल विशेस क्वेश्चन कि मेरे पास ये 1 लाख रुपए पड़े हैं, या मेरे पास ये चीज़ है, मैं फलाना मस्जिद को देना चाहता हूँ, फलाना चर्च को देना चाहता हूँ, फलाना चैरिटी को देना चाहता हूँ, ये मेरे शेयर्स हैं, ये मेरी प्रॉपर्टीज़ है, मैं चाहता हूँ उस प्रॉपर्टी में हाफ हाफ मेरे बच्चों को जाए, या फलाना मेरी बेटी को जाए, फलाना मेरे इनको जाए. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम बरामद करते हैं. There is a will questionnaire that I have prepared for my clients that lists all their assets, all their liabilities, and all their information that they want about their own selves, right? If they want to do kidney donation, if they want to be buried or be cremated or be thrown, there are so many strange things I've seen in my life, I can't even tell you. ये लोग क्या क्या उनके विशेष होते हैं, ठीक है. सो हमें बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, एंड देन आई ऑलरेडी हैव बीन डूइंग दिस फॉर मेनी ईयर्स ऑल टुगेदर. Depending on what exact are the wishes of the client, I prepare the will. उनकी विल में हम ये भी देखते हैं कि विल तो बन तो जाती है, बट विल बनने के बाद जो प्रॉपर्टी आपके बेनिफिशियरीज को मिलनी है, उसके लिए सबसे आसान रास्ता क्या है? तो वी ऑल्सो डिसाइड, आई एज द लॉयर डिसाइड which property needs to be in the will, which property does not need to be in the will. Because let's not forget, जब कोर्ट जाते हैं विल को प्रोबेट कराने के लिए, प्रोबेट इज द टर्म मीनिंग दैट द विल इज बीइंग अप्रूव्ड बाय द कोर्ट. दैट्स द रीजन द मोमेंट देयर इज अ विल, यू हैव टू गो टू कोर्ट टू गेट द कोर्ट टू अप्रूव इट. और उसके ऊपर 1.5% टैक्स लगता है. Any property upwards of 50,000 Canadian dollars in Ontario, you have to pay 1.5% tax over the total value. So we try to decide which properties do not necessarily have to get into the will, so that आपका जो 1.5% है वो exigibility जो है वो कम हो जाती है. So I just need the documents, the wishes, and I draft the will. It's plain simple as that. ठीक है. और ये जो आप टैक्स की बात कर रहे हैं, जो कि हो भी सकता है किसी सिचुएशन में लग सकता है, किसी में नहीं, ये जो जिसको आपने अपॉइंट किया, बिकॉज एक्स और वाई की तो डेथ हो गई, जिसको आपने अपॉइंट किया वो देगा जब एसेट्स जो Exactly. हैं वो रिकवर कर देखिए, रहा होगा वो. it is not them per se. होता क्या है कि जो भी एग्जीक्यूटर बनता है प्रॉपर्टी में, there is also, because he is doing a lot of things for you, right? So there is also something called as the executor's compensation. Because मैं आपके लिए एग्जीक्यूटर बना हूँ, right? Please, for all the time that I'm spending, all the things that I'm doing, I also need to get my remuneration, because in Western countries time is money, and people don't do things for free. Even जो लोग आपके अहलो आयाल हैं वो भी नहीं करते हैं. So अक्सर क्या होता है कि जो एस्टेट के फंड्स होते हैं, estate funds and the executors funds are two different things. So for instance, विल तो आपने बना ली मिस्टर एक्स ने, जब वो जिंदा है उन्होंने फीस मुझे दे दी. मिस्टर एक्स के जाने के बाद जो उनके एग्जीक्यूटर हैं, उनको जब कोर्ट वगैरह जाना होगा तो उनको अपनी जेब से पैसा लगा के देना होगा वकील साहब को पहले, right? And then he will recover all that money from the estate, right? That he has done everything, so his compensation needs to be paid. So these are things that the executor has to bear in mind. That's the reason a lot of people don't want to be executors also. अच्छा दोस्तों, एक क्विक ब्रेक फॉर एन इंपॉर्टेंट कॉल आउट.
अगर आप जो है वो जानते हैं कि किताबें पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है और आप किताबें पढ़ना भी चाहते हैं पर आपके पास टाइम नहीं है या मोटिवेशन नहीं है, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है ऑडियो बुक्स। मैं ऑडियो बुक्स के लिए यूज़ करता हूँ ऑडिबल, जो मैं पिछले 10 से 12 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैं जो हूँ उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आई फाउंड इट वेरी गुड एंड वैल्यूएबल। नाउ इन केस आप भी जो है वो ऑडिबल्स के साथ साइन अप करना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में छोड़ दूंगा। वो लिंक यूज़ करने से आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा और फ्री ट्रायल के साथ आपको 2 फ्री ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी। फ़ायदा यह है कि आप ऑडियो बुक्स अपनी ड्राइव करते हुए, कम्यूट करते हुए, अपना वर्कआउट करते हुए कभी भी सुन सकते हैं और जो भी किताब है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग योर सेल्फ। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप किताब पढ़ने का शौक रखते हैं या चाहते हैं कि किताबें पढ़ें लेकिन टाइम और एनर्जी नहीं रखते तो ऑडियो बुक्स चेकआउट करें ऑन ऑडिबल। मैं उसका लिंक जो हूँ इस डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा इस वीडियो की। नाउ लेट्स गेट रोलिंग बैक इनटू द वीडियो। गॉट इट, मेक सेंस। पर ये जो कॉम्पनसेशन है अच्छा पॉइंट है वैसे, जो एग्जीक्यूटर की है वो इवेंचुअली ये भी डिसाइडेड होती है विल में। हाँ, आप डिसाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स एस्टेट्स जो होते हैं उसमें 5% इज द सीलिंग। अब लेने वाले तो कुछ भी ले सकते हैं। सो यूजुअली देयर आर लॉयर्स आल्सो हु बिकम एग्जीक्यूटर्स। आई डोंट डू इट, दो इट इज टू मच ऑफ वर्क, बिकॉज द लॉयर हु हैज ड्राफ्टेड द विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डू द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल, बट ही मे और मे नॉट हैव ऑल दैट टाइम। सो दैट्स द रीजन जो एग्जीक्यूटिव का कॉम्पनसेशन होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन। यू आर मेकिंग समबडी एन एग्जीक्यूटिव, ऑफ कोर्स आप उसकी कंसेंट तो लेते हैं, राइट? और वो कंसेंट तभी देगा जब वो आपसे पूछेगा, हाँ साहब मुझे इसके कितने पैसे मिलने वाले हैं, राइट? So 2.5%, 3%, 1%, 5%, it doesn't normally go beyond 1%, but beyond 5%. So that's up for negotiations also, and it is also, लोग अक्सर इस पे negotiate नहीं करते हैं because ये will है, ये मिस्टर एक्स के मरने के बाद ही इफेक्ट में आती है। तो लोग किसी के मरना और अपने पैसे कमाने को इक्वेट नहीं करते हैं। True. So Makes थोड़े sense. से मरोवत में रह के they don't talk about it much. And Makes also, by sense. the way, while we're at it, there are also banks who have estate departments who manage very complex estates. Right? When I say complex, it means trusts हैं, designations हैं, बहुत सारी companies हैं, huge assets, right? And a lot of beneficiaries, a lot of relationships. So, there the compensation is also 5%, not more than that. ठीक है। अच्छा, टिपिकली स्पीकिंग जो है वो, मैं एज अ फादर एज अ पेरेंट आई वुड वांट कि मेरी जो एसेट्स हैं वो सारे बच्चों के पास चले जाएं। बट जितना मैंने आपसे अब तक सुना है, अगर मेरे बच्चे छोटे हैं आई थिंक इट वुड नॉट बी एडवाइजेबल कि मैं उनको जो हूँ वो ट्रांसफ़र करूँ एसेट्स बिकॉज दे आर आप कर माइनर दे भी नहीं वोंट। सकते because they are minors. So कर भी minor नहीं सकते। cannot hold any property, right? They cannot enter into any contract, तो आज right? मैं They अपने विल cannot, पे अपने बच्चों का नाम नहीं डाल सकता फॉर माई प्रॉपर्टी जब तक वो। देखिए आप अपने बच्चों का नाम प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं बिकॉज वो आपके heirs हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी इन तक चली जाए, right? But if they do not, they are not 18 at the time till I'm, going to be, um, you know, pass away, then this property must go either here or there for a person to hold it in trust for them to give it back to them when they are of age. ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब मुझे बताएं, लेट्स से आई पिक अ रिलेटिव, उस रिलेटिव के पास आपने ट्रस्ट का नाम यूज़ किया, तो एक ऑप्शन है कि वो ट्रस्ट बन जाए। और ट्रस्ट से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप क्लैरिफाई थोड़ा और कर दें, वो ये है कि वो एक ऐसी जगह सेफगार्ड हो जाती है कि द एग्जीक्यूटर कैन नॉट यूज़ दैट मनी एंड विल ओनली लेट इट बी देयर जब बच्चे 18 से ऊपर के हो जाएंगे, तब उनकी यूज़ में चली जाएगी। और जी, दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं ऐसी कोई जो हूँ वो सेटअप कर लूँ अपने एग्जीक्यूटर के साथ कि यू कैन टेक द एंटायर प्रॉपर्टी, ऑल द वेल्थ विल जस्ट गो टू यू and then you also take care of my kids as well, and I hope out of trust when they turn 18 you will transfer this to them, which is excluding the trust piece ताकि मैं वो trust की effort में ना पड़ूं। So would be nice to help me understand trust non trust की क्या options हैं, trust की क्या complexities हैं, और लोग क्या prefer करते हैं और क्यों prefer करते हैं। देखिए ट्रस्ट एक, इट्स लाइक ऑल्सो फाइनेंशियल व्हीकल बट ऑल्सो अ टेस्टामेंट्री व्हीकल, कि बिकॉज इस वक्त आपके पास कैपेसिटी नहीं है उस प्रॉपर्टी को या उस एसेट को खुद होल्ड करने की, तब आप उसको किसी के पास रख देते हैं इन ट्रस्ट, that person is going to be taking care of the property till the time the person who's the beneficiary they come of age. So दोनों चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो एक ट्रस्ट भी बना देते हैं
उस ट्रस्ट में खुद को एज ए ट्रस्टी रखते हैं और अपने बच्चों को बेनिफिशियरी बना देते हैं, किसी और पार्टी को भी उसमें एज ए ट्रस्टी डाल देते हैं, हु इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी गिवन टू द चिल्ड्रन। दूसरी चीज़ भी होती है अक्सर कि आपने जो है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसी को दे दी, रिश्तेदार को दे दी, और उनसे कहा कि दिस इज़ यू, वी ट्रस्ट यू, आप जो है ख्याल रखेंगे बच्चे का, और आप जो है प्रॉपर्टी जब बच्चे की उम्र हो जाएगी तब आप उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, यू आर होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? देर आर लीगल इम्प्लीकेशंस, देर आर टैक्स इम्प्लीकेशंस, देर आर कैपिटल गेन्स इम्प्लीकेशंस, right? So I mean, tax and capital gains is not something that I can advise on because my job is only of a lawyer. So usually what people do is that वो accountants or tax lawyers and estate lawyers के साथ एक पूरी बाकायदा टीम बनती है, also with insurance people, so as to craft a very well devised plan that how properties can pass on to the beneficiaries, and executor also does not have to bear the brunt of being laden with a property and having to pay tax for it, राइट? सो चीज़ें दोनों होती हैं। देखिए अक्सर एक चीज़ और होती है, अगर बच्चे छोटे होते हैं तो आप विल में ये भी डाल देते हैं कि बच्चे मिस्टर एक्स या वाई के केयर में जाएंगे और मिस्टर एक्स और वाई जो है उनको अपने बच्चों की तरह ही पालेंगे। सो इट इज़ लाइक अ मिनी अडॉप्शन अग्रीमेंट, राइट? जब आप व्हेन यू टाई द किड्स in a way of adoption, you know, de jure or a de facto, I mean, I would say de jure is not a de facto adoption to the executor, then the executor, if they also have the property, then they usually hold it for the children. But again, I mean, you're aware of the movie Bazigar, right? कि मदन चोपड़ा ने आके सारी चीज़ें कर ली एंड कुछ नहीं दिया। सो ये यहाँ पे बहुत होता है। I mean, you know, relatives, brothers are doing it, sisters are doing it. So practically इसका और कोई चारा नहीं है, right? You have to either give it to somebody or you make a trust. These are the only two options. अच्छा, तो ट्रस्ट में क्या होता है? ट्रस्ट में वेयर, सो आई हैव अ प्रॉपर्टी, लेट्स से, वो प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर ट्रस्ट में बनाऊंगा तो ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी भी होगा, कोई ओनर होगा? जी हाँ, तो देखिए ट्रस्ट मतलब क्या है? इट्स जस्ट दैट यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर एडिंग एन ऑल्टर ईगो। आपने अपनी एक क्लोन बना ली और उस क्लोन को आपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर आपने उसको महदूद कर दिया, ऑलराइट? सो यू आर द पर्सन हु इज द सेटलर, यू आर सेटलिंग द ट्रस्ट। आपने वो इमारत को खड़ा किया, राइट? फिर आपने उस पर छत लगाई, यू बिकम द ट्रस्टी, और फिर आप उसमें रहने लगे। सो यू आर द सेटलर, you are the trustee, you are also the beneficiary. By the way, US law allows you to do all the three things. कनाडा में ट्रस्टी जो है, जिसने ट्रस्ट बनाया है, वो ट्रस्टी जो बेनिफिशियरी अक्सर बनता नहीं है तो वो बच्चों को बेनिफिशियरी बना देता है। सो यू मेक अ ट्रस्ट कि this property is going to go into this trust. Trust is not a corporate vehicle, it's not like a company, पार्टनरशिप नहीं है, उसका कोई वजूद, टैंजिबल वजूद नहीं होता है। वो एक तरीके, it's something just floating in the air, it's very nebulous, right? So you have a trustee, sorry, you have a settler, a person who makes the trust, a person who's going to be the beneficiary of the trust, and a person who's going to hold the property as a trustee. तीन लोग होते हैं इसमें, right? But the settler, the person who's making the trust, can also be the trustee. So आपने प्रॉपर्टी बनाई, ट्रस्ट बनाई, अपने प्रॉपर्टी को उस ट्रस्ट में डाला और आप खुद उस ट्रस्ट में बैठ गए एज द ट्रस्टी अपने बच्चों के लिए। तो एक ट्रस्ट बन गया। विद द डेथ ऑफ द person who's a settler, right? The person who created the building, the trust will still remain. It is like you're creating an artificial package for yourself, getting out of that package, but the package still remains. तो ये मुझे विल बनाने से पहले बनाना होगा ट्रस्ट फॉर माय प्रॉपर्टीज, और फिर मैं विल बनाऊंगा? It could be done through the will also. अच्छा, तो मैंने I mean, it could be before, it could be within the will, or it could even be after the will. ठीक, तो ये भी हो सकता है कि मैं विल में ये लिख लूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रस्ट के पास चली जाएंगी, और मैं जो हूँ खालिद साहब को ट्रस्ट करता हूँ कि वो उसको मैनेज करेंगे जब तक माय किड्स कम ऑफ एज। आपके लिए फिर क्या वर्क हो जाता है? सो फॉर इंस्टेंस, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं आपको एज ए एग्जीक्यूटर चूज करता हूँ फॉर माय ट्रस्ट, व्हाट इज द लायबिलिटी एंड द वर्क दैट कम्स योर वे in all this? And I'm saying you not as a lawyer, I'm saying you as a maybe as a person. I relative. understand. So see, even if whether I'm a person or I'm a lawyer, right? The moment I'm made an executor or an estate trustee, there is a whole lot of liability and obligations that descend upon my shoulders. One of them is that I have to account for everything that the trustee that I have to do as a trustee.
राइट? कहाँ पैसे आए, कहाँ पैसे गए, क्या इन्वेस्टमेंट्स मैंने की। अक्सर क्या होता है कि जो पैसे होते हैं क्लाइंट्स के, we as a trustee, the person has to decide where that money needs to be invested, how the property can get the maximum return. So you have some sort of a fiduciary responsibility towards the person who's made you the executor, right? And also obligations of an estate trustee towards the people to whom you have to pay the money or to pass on the properties. Agar main as a trustee hu, right? Let's assume, forget there is a will. If today you make me the trustee for your property, कि साहब आप मेरे प्रॉपर्टी का ख्याल रखें एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर, the obligation that I have towards you to account to you for rents, to account to you for expenses, to account to you for damages, to account to you for everything else, those are the things that I have to bear in mind. Now add to it बच्चे, प्रॉपर्टी की खरीद बेच, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस, दिस इज आफ्टर द पर्सन's death. So it is an entire galaxy of liabilities that descends upon the person, and they have to not only answer to the beneficiaries, they also perhaps have to answer to other people who may be interested in the trust or in the will. So it becomes a absolute problem when people take trustees to court. Trustees are sued by beneficiaries कि इन साहब ने हमारा काम ठीक नहीं किया. They did that they did problems in accountancy, or they pocketed the money. So trustees are the people who are sued the most by people. So that's the reason they don't want to be executors and they Wow. don't want to be trustees. Wow, makes sense. अच्छा, now let's move back to kids. लेट्स से, क्योंकि आपको पता है कनाडा में बहुत सी इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जिनके यहाँ रूट्स नहीं एग्जिस्ट करती, दादा दादी नहीं है, लेट्स से चाचा चाची ताया ताई मामा मामी नहीं है, एंड इफ समथिंग हैपन्स टू देम, वो अपनी विल में लिखवाते हैं कि जो बैक होम इंडिया पाकिस्तान और मे बी यूके में मेरा कोई भाई है, दे विल टेक केयर ऑफ माई किड्स एंड दे विल टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी. अगर मैंने विल नहीं लिखवाई, आपने मुझे जिस तरह पहले कहा था कि अगर आपने विल नहीं लिखाई तो इवेंचुअली कोई ना कोई आके इट विल बी मोर ट्रबलसम कर लेगा. बट आई थिंक दैट वुड बी मच ईजियर अगर वो इंडिविजुअल भी कैनेडियन सिटीजन है, फॉर देम टू टेक केयर ऑफ द किड्स एंड फॉर देम टू टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी एज वेल. इट इज़ मोर पेनफुल, यू शुड हैव अ विल, बट इवेंचुअली इट विल गेट डन विद मोर पेन. लेट्स से कोई कनाडा में रिलेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब क्या सिनेरियो होगा अगर विल नहीं है? तो देखिए, अगर कोई विल नहीं है, कनाडा में कोई सिनेरियो नहीं है, आई एम अज्यूमिंग that somebody will get wind of the information of the situation that Mr. X and Y have passed away, और उनके जो बच्चे हैं, they need to be taken care of, right? So somebody will of course fly in, try to take immediate custody of the kids, and then apply to court for permanent custody. वो अप्लाई वही करेंगे, अप्लाई फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट ट्रस्टी without a will, and also for becoming custodian of the children. They will have to go through the rigmarole, the pain that you call, right, of trying to show to the court why they are the people they should be done. They should be allowed to be made the state trustee. There is also a concept of a security bond that you have to give. अक्सर बॉन्ड देना पड़ता है कि ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड आई एम नॉट रनिंग अवे. तो जो लोग कैनेडियन सिटीजन नहीं होते हैं, लेट्स अज्यूम ऑन्टेरियो के नहीं हैं, तो उनसे भी कोर्ट एक बॉन्ड मांगती है, एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड मांगती है, एस्टेट बॉन्ड मांगा जाता है. सो और वो बहुत, आई मीन $75,000 to $100,000 to $200,000 की बॉन्ड होती है, विच यू नीड टू परचेज, राइट, if you're not a person who's a resident here or who's a Canadian citizen. So if in a situation कोई यहाँ नहीं है और कोई इंडिया पाकिस्तान यूके से आता है, they will have to do the same rigmarole of a process, go to the court, try to become a state trustee without a will, and also will have to give the bond, try to ask the court to waive the requirement of the bond while taking custody of the children. A lot of societies get involved. I told you the office of the children's lawyer may also get involved. The children aid society may get involved to try and see कि जो ये शख्स इनको लेके जा रहा है, ये कोई पेरोफाइल तो नहीं है, कोई सीरियल रेपिस्ट तो नहीं है, कोई मर्डरर तो नहीं है, क्या है इसकी क्रेडेंशियल्स क्या है. So therefore, if you have a person on the will, all these things become a smooth slide. Correct. Even for someone who is not a citizen of Canada, it will be very easy for them to come in, to an fly extent, in. yes. लोग लिख देते ना कि भाई मेरा बहन है, so at least that legitimacy creeps in. The only thing which is not there is that person is not a citizen. That's okay. He can give a bond. It's not as if foreigners cannot become state trustees. Foreigners can also become state trustees. But there are certain higher criteria that they need to follow and fulfill, which I do not want
to be a subject matter of our conversation today. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा मैं आई एम मूविंग अराउंड विद माय क्वेश्चंस बिकॉज द वे एज यू आर आंसरिंग मेरे जहन में एक और क्वेश्चन डेवलप हो जाता है. So that's वन good. It's क्वेश्चन good for me. वन क्वेश्चन आई हैव इज कि अगर तो मेरी कोई प्रॉपर्टी है और वो मैंने ट्रस्ट पे दे दी, क्या ट्रस्टी डिसाइड कर सकता है कि प्रॉपर्टी मैनेज करना इज पेनफुल, आई विल सेल इट एंड रादर हैव द कैश इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, or I sell this property, buy another one, or whatever. Like, as long as value वही रहे, but they can change the form of the asset. Can they decide to do that? Because मैं ये सोच रहा हूँ कि for instance मैंने अपने भाई को ट्रस्टी बना दिया और भाई बोलता है कि ये तो प्रॉपर्टी मैनेज करने मेरे लिए पेनफुल है, टेनेंट मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, आई रादर जस्ट सेल इट and put the money in the bank which will earn 5% return or whatever. So you give the autonomy to the trustee under the will कि वो क्या क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. And even otherwise, let's not forget, trustee का काम क्या है, that he is basically stepping into your shoes for the purposes of maximizing your returns, right? If the trustee in his wisdom feels that this is a proper course of action to take, they are well within their rights to do it because they have been invested with the authority to do it. अब अगर वो जजमेंट कॉल या कमर्शियल कॉल, दैट यू नो द बिजनेस जजमेंट रूल उसने अगर लिया है अपनी विजडम में कि आई थिंक दिस इज बेटर, इफ दैट फॉल्स फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और इफ समबडी अगर किसी को उससे इख्तलाफ है, वो उसका मुखालिफ बनना चाहता है, देन द ट्रस्टी गेट्स सूड अगेन फॉर टेकिंग अ डिसीजन दैट ही शुड नॉट हैव टेकन, or because that decision has resulted in a injury to me as a beneficiary. So trustee can do it whether or not you give them the power. By virtue of the law, the trustee has certain powers to do certain things. करेक्ट, मेक सेंस. अच्छा, अब जरा एसेट क्लासेस पर आ जाते हैं. प्रॉपर्टी तो बहुत क्लियर है कि प्रॉपर्टी का मैं कोई बेनिफिशियरी नहीं बना सकता, और चूंकि मैं बेनिफिशियरी नहीं बना सकता तो वो तो विल पे जाएगी, वरना वो सारा रिगमरोल से गुजरेगी. लेकिन जिन जिन एसेट्स के मैं जिन जिन एसेट्स का मैं बेनिफिशियरी बना सकता हूँ, मैं जिस तरह कल रात ही सर्च कर रहा था, फॉर इंस्टेंस फॉर माई RRSP एंड TFSA एंड एनी इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव डन विद माई कंपनी, माई अंडरस्टैंडिंग इज कि उसका बेनिफिशियरी बन सकता है. तो उसका तो मैं बेनिफिशियरी, जहां बेनिफिशियरी बन सकता है उसको विल पे डालने की जरूरत नहीं. यू कैन जस्ट पुट द बेनिफिशियरी, दे कैन टेक द Yeah, मनी, अनलेस और absolutely. अनटिल मुझे ये डिटरमिन करना है कि वो बंदा उन पैसों का करेगा क्या. तो प्रॉब्ली आई नीड इट टू पुट इट ऑन द विल, राइट? No, 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 no. देखिए, एवरी बैंकिंग प्रोडक्ट, एवरी कमर्शियल प्रोडक्ट, कोई भी चीज जिसमें आप नॉमिनेशन या बेनिफिशियरी डेजिग्नेशन कर सकते हैं, वो चीज विल में आने की उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नीड टू गो बैक एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ अ विल. विल इज वेरी सिंपली कि ये मेरी चीजें हैं, मेरी चीजें हैं, ये मैं इनको देना चाहता हूं. ठीक है, अगर आपके साथ कोई और भी टाइटल पर है, तब वो आपकी चीज पूरी नहीं हुई, वो दूसरे बंदे को ऐसे मिल जाएगी. There are certain products like you said, TFSA, RRSP shares and gift certificates, jewelry, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इसको आप किसी को डेजिग्नेट कर सकते हैं. उससे फ़ायदा ये होता है कि डेजिग्नेशन करने के बावजूद विल में उसको इंक्लूड किया जाता है कि जी मेरी ये चीज़ें हैं, बिकॉज यू वांट टू आइडेंटिफाई ऑल योर थिंग्स, राइट, कि मेरी ये चीज़ें हैं, ये मिस्टर XYZ या जो भी मेरे बेनिफिशियरी हैं उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. So what happens after the death of Mr. X? The first thing that happens is कि अगर उनके पास इंश्योरेंस होती है तो उनके इंश्योरेंस को लिया जाता है, जो भी उनके बेनिफिशरीज होते हैं, जो भी सर्वाइवर्स होते हैं, उसके लिए उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उनको विल उठाने की जरूरत नहीं है. उनको सिर्फ एक बंदे का नंबर चाहिए जो उनका इंश्योरेंस ब्रोकर है, कि मिस्टर एक्स की डेथ हो गई है, मैं उनका क्लेम बेनिफिशियरी हूँ, प्लीज़ आप मुझे जो मेरी रकम है आप वो मुझे दे दें. सो कोर्ट के बाहर बात हो गई. सिमिलरली पीपल गो टू बैंक्स, RRSP हो, जो भी चीज़ है उसके भी बेनिफिशियरी अगर डेजिग्नेशन है वो मिल जाती है. सो दैट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी ऑन द विल, but it doesn't hurt if it is identified and put in the will so that people know where to go. ये मेरा अगला आपसे सवाल भी था. आई थिंक यू आंसर्ड इट ऑलरेडी, बट आई स्टिल आस्क, व्हिच इज के मुझे एग्जीक्यूटर को भी बताना पड़ेगा कि मेरे एसेट्स कहाँ कहाँ पड़े. बिकॉज अगर आज मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है और मिस्टर एक्स ने जो है वो किसी एक ब्रोकर के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसमें RRSP का अकाउंट से खुलवाया हुआ है और मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ खुलवाया हुआ है, तो जो एग्जीक्यूटर उसको तो नहीं पता कि इन्होंने किन किन ब्रोकर के साथ खुलवाया, और ब्रोकर तो को पता भी नहीं चलेगा कि मिस्टर एक्स की डेथ हो गई है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि वो जो बेनिफिशियरी को खुद कॉन्टैक्ट करें. सो it seems it is very important that I have to bring the executor in as well and
sit them down and explain them कि मेरे पैसे यहाँ 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 पड़े हुए हैं. And maybe I don't need to give them the value because I don't want to tell them the value No, you now. don't have Could to. Okay, but I need to tell them कि उनको मेरे मरने पे किन 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 को फोन करना है और किन किन को कांटेक्ट करना है to get the money out, right? See, privacy is a big issue, all right? And nobody wants कि सबको पता हो कि मेरे पास कितने पैसे पड़े, मेरे क्या assets हैं. ये आप अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताना चाहते, ठीक है? अक्सर लोग अपनी वाइफ्स या हस्बैंड्स को भी नहीं बताते, राइट? आई डू फैमिली लॉस, आई कैन टेल यू दैट, कि पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉपर्टी रखी हुई है. सो एनीवे, बिसाइड्स दैट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो होती है वो विल के बाद, upon the death of Mr. X, the biggest exercise is the collection of information about the assets. That becomes an entire exercise in itself. So to give you an example, अभी जो मैं आपको बता रहा था जो दो एग्जीक्यूटिव्स के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसके लिए मुझे अभी केस करना है, right, it has been 3 weeks. The executors are still trying to find out कि जिनकी डेथ हुई थी उनके एसेट्स कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या हैं. सो इसलिए अक्सर हम क्या करते हैं कि विल को अपडेट करते रहते हैं कि अब मैंने फलाना चीज़ और ले ली, इसको भी विल में डाल दो. एग्जीक्यूटर का काम क्या होगा कि जब वो आके किसी लॉयर से कहेंगे कि वकील साहब प्लीज़ आई वांट टू अप्लाई फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ स्टेट ट्रस्टी, लॉयर विल से प्लीज़ जिनकी डेथ हुई है उनके एसेट्स क्या क्या मुझे बताएं. वो कहेगा हाँ मैंने इनसे बात करी, उनसे बात करी, ये बात करी. सो एग्जीक्यूटर मे नॉट नेसेसरीली नीड टू नो which all bank accounts you have, where they are, what is the, definitely not what the value is, but they should know at the very minimum कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, आपके बैंक अकाउंट्स किन ब्रांच में है. अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? या बिकॉज हम कोशिश ये करते हैं कि आई मीन अगेन दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. यूजुअली जब दोनों की डेथ हो जाती है रोज, देन यू आर टोटली एट अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कि कुछ पता ही नहीं कहाँ गया, राइट? अगर किसी एक की डेथ होती है तो देयर इज ऑलवेज सम वे टू फाइंड आउट, अच्छा ये यहाँ पे बैंकिंग करते थे, ये करते थे, ये अकाउंट था, ये सारी चीज़ें थी. फॉर न्यू इमिग्रेंट्स एवरीबडी कम्स एंड ओपन्स द जॉइंट अकाउंट फर्स्ट. मियाँ बीवी दोनों होते हैं उसमें, तो एटलीस्ट ये तो पता है कि ये अकाउंट बना हुआ है, उसके बाद में लोग अपने अपने अकाउंट्स अलग बनाते हैं. सो एग्जीक्यूटर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ही नीड्स टू फाइंड आउट, शी नीड्स टू फाइंड आउट व्हाट आर द एसेट्स, बट द डिलेमा इज that the will maker does not want to bring in the executor at such a preliminary stage to tell them everything about their assets and liabilities, right? Yeah. So I, as a matter of fact, I don't list all the assets. हर चीज मैं नहीं लिखता, मैं बस ये लिखता हूँ कि भाई ये मेरी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मेरे बैंक अकाउंट है, मेरे इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें हैं, ये इधर उधर उनके डेजिग्नेशंस हो गए हैं. दिस इज ऑन द प्रिजम्पशन दैट द हस्बैंड एंड द वाइफ आर नॉट गोइंग टू डाई एट द सेम टाइम, बट यू नेवर नो. यू नेवर नो, राइट? अगर बच्चे बड़े हैं, आपके रिश्तेदार हैं जिनको कुछ ना कुछ आइडिया है, तो हम उस हिसाब से देखते हैं. देयरफॉर इट बिकम्स एन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड हु ऑल आर देयर, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी डिसाइड व्हाट ऑल एसेट्स नीड टू बी पुट or not, and how much the executor needs to know or not. Got it, makes sense. अच्छा, this completely makes sense. मुझे एक चीज और आप ये बताएं कि अगर मेरी और चीज़ें हैं, फॉर इंस्टेंस आपने कुछ ज्वेलरी का भी जिक्र किया था, बट मेरी गाड़ी है, मेरे द गुड्स आई हैव एट माई प्लेस, कोई पेंटिंग्स हैं और कुछ भी हो सकती हैं, कोई कलेक्टेबल हो सकता है, मेरा फर्नीचर हो सकता है, वो सब भी क्या विल में आता है, इंक्लूड होता है, या इट्स जस्ट द प्रॉपर्टी एंड स्टॉक्स? फॉर इंस्टेंस देखिए, इफ यू गॉट आर्ट वर्क, देखिए छोटे मोटे फर्नीचर के बारे में nobody gives a, nobody cares about it, right? But usually if there are important artworks, jewelry, you got some collections, coins, you got watches, तो ये सारी चीज़ें जो पर्सनल इफेक्ट्स में आ जाती हैं और इसको भी हम विल में ऐड कर लेते हैं, बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज गोइंग टू कोर्ट आस्किंग फॉर the estate trustee certificate to be given to that person, he wants to be in a position to deal with each and everything of yours. अब जैसे फर्नीचर है या छोटी मोटी चीजें हैं, उसके लिए उनको कोर्ट की जरूरत नहीं होती. बट अगर फर्नीचर इटालियन है, या let's say it's like really good marble and it's $10,000, $20,000, $30,000 and it has got a value attached to it, then that person would want to have an estate trustee certificate. Because let's not forget, 10 साल या 20 साल का फर्नीचर उन्होंने उठा के अपने घर में रख लिया, तो बेनिफिशियरी विल हैव अ क्लेम अगेंस्ट द ट्रस्टी
कि मेरे माँ बाप के जो फर्नीचर था वो कहाँ गया, वेर इज द अकाउंटिंग. So all personal effects, all, you know, assets that are worthwhile in terms of monetary value, they need to be put in the will, and their devolution needs to be decided, that how this needs to be इसके disposition क्या होनी चाहिए. तो लोग उसमें अक्सर डाल देते हैं कि मेरी घड़ियां यहाँ हो जाएंगी, या मेरी ज्वेलरी फलाना को मिल जाएगी, या वो उसको चली जाएगी. तो उसकी पूरी इन्वेंट्री बन जाती है. यू डोंट हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी Got और टेल कि कितने डायमंड रिंग्स हैं या कितने वो चीज़ें हैं. बट you put it as a class of all personal effects. Got it. अच्छा, एक one question related to the thing we were talking previously. How often should the will be revised? क्योंकि मैं कहीं कोई नई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कोई नया ब्रोकर खोल लिया है मैंने. So how often should I revise the will? And Well, does again, it have to be with the lawyer every time? या मैं खुद से एक बारी, no, I don't know. usually देखिए जिस लॉयर ने बनाया होता है, any revision that you're doing needs to be, brought into the notice of your lawyer. Because let's not forget, if there is a new will made or there's an updated will made, that becomes your last and final will. अगर लोगों के पास 5 विल हैं, एक 2019 की, 20 की, 21 की, 22, 23, 24 की, so 24 वाली विल जो है, that is the one that is going to be determinative. So every time people buy a property does not mean that that property needs to be added to the list. Okay, because जो भी लॉयर होता है, एस्टेट ट्रस्टी जिस भी लॉयर के पास जाता है और वो लॉयर्स को कहते हैं कि जी इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं as on the date of the will, the lawyer concerned will do a name check on the land registry to find out कि भाई साहब ने और कहीं तो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी थी. तो वो सर्च इन एनी केस हम करते हैं. फर्स्ट करिए somebody has taken a property in Brampton, right? और पार्टी रहती है नायग्रा में. Nobody would have thought that this person may have bought a property, let's say, in Brampton or in Oshawa, right? So the lawyer does a search even otherwise to find out कि साहब की और क्या properties हैं कि नहीं है. So will can be updated on a yearly basis or on a acquisition basis. That I have now acquired something substantial, let me just inform my lawyer and have a will, have the same will updated by adding a schedule. So what we do is हम पूरी will नहीं change करते, हम schedule में add कर देते हैं. Got it. Thank you. Khalid, मेरा last question है, which is, what is the difference between making a will online or having a lawyer? और also lawyer में भी is it, उसमें क्या, do you have to notarize it? और अगर नहीं कराएं तो उसके क्या implications हैं? I was talking to someone yesterday, उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो किसी से will बनवाई थी, उन्होंने मुझे बना के दे दी, बट बाद में मुझे पता चला कि वो तो सही है नहीं, क्योंकि वो तो execute हो नहीं सकती. So I just want to know whoever is listening to make sure that they don't go and do something जिसमें वो कुछ पैसे भी दे दें और उसका इफेक्ट भी ना हो. और इसी में मैं फिर वो ऑनलाइन वाला क्वेश्चन भी डालना चाह रहा हूँ. देखिए, there is no substitute for a doctor or a lawyer. People can be Google doctors, people could be Google, carpenters, people could be Google, lawyers also. हर चीज ऑलरेडी बन रही है. और जो ये जो डू इट योरसेल्फ की जो विल किट्स हैं, इट इज नॉट एज इफ दे डू नॉट हैव एनी लीगल वैल्यू. They are very much legally valid. The problem is only this, that it is a do it yourself kit, right? There are problems that people have faced and are facing in getting those wills probated from the court, because उसमें clarity नहीं आ पाती अक्सर. अगर clarity आ भी गई तो उसमें कोई ना कोई formal defect हो जाता है. You got a lot of things. $30 में बिल बन रही हैं, $50 में बिल्स बन रही हैं, $250 में बिल्स बन रही हैं, 2000 में भी बिल बन रही हैं, right? So the thing is that everything is hunky dory till the time you have made the will, but only you will find out the problem when you're before the court to get it probated. I had a case where will में signatures नहीं थे, lawyer ने sign किया, but एक second witness ने sign नहीं किया. So that will till this date has not been probated. All right. So online will versus having a will done from a lawyer, there is no comparison. Of course, there is a comparison insofar as the money is concerned, because the online will is at a fraction of a cost, right? And ये जो discussion आपकी और हमारी अभी हुई है, and many other things that happen, that is not allowed or that is not possible by a person who is doing it on online will, because they do not have the interface with a lawyer,
right? When people come to my office, they come, I explain to them everything. They have questions. Irrespective of that question, I tell them things that they do not even imagine. So there is a, I mean, there's a lot of merit in the point that getting a will done from a lawyer comes with its own set of advantages. Doing a will from an online will comes with its own set of advantages, but a lot more disadvantages. And it is not because I'm talking from a point of a vested interest that these online wills have come. लोग जरूर करते हैं और कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बड़ी सिंपल will है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यू विल नेवर नो what the problem is till the time you are before a court. And that is when the lawyer very happily says, I told you so. Got it. Cool. Thank you, sir. This was really amazing. A lot of things that I learned from you. This is मुझे सबका idea भी नहीं था. So you really educated me a lot, and I assume everyone who's listening gets educated as well. Any last parting thoughts before we close down? Please share if you have anything. But I would just say this, Barrows, that I can't overemphasize the importance of having a will and letting people know that you have a will. विल होना अलग चीज है. विल पड़ी हुई है दादाजी के वो अलमारी में, किसी को खबर ही नहीं है. तो विल हो तो किसी को बता जरूर दें. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने एग्जीक्यूटर को बहुत सोच समझ के बनाए. सो माय पार्टिंग शॉट इज, इफ पीपल डोंट हैव अ विल, दे मस्ट गेट इट. उसके अलावा भी काम हो जाएगा, बट द पेन दैट यू टॉक्ड अबाउट विल बी सो अनबेरेबल that you can't go back, because by that time the clock is already run. So get a will. That's my only parting shot that I'll tell people. Thank you, Khalid Saab. Thanks a lot. This was really helpful, and we'll bring you in more or once again as well, or will frequently, also depending on the questions that people have for this video. So thank you for coming. Absolutely not a problem. Thank Very, you. very happy to be here, Barrows. Thank you sir. so much.